गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व। राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनात्मक इकाई होने के नाते किसी भी राज्य की संरचना जो होती है वो निम्नलिखित तत्वों के ऊपर निर्भर करती है, जिसमें कि मुख्य रूप से राज्य का भौगोलिक विस्तार और उसकी सीमाएं शामिल हैं। फिर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जिसके माध्यम से उसके क्षेत्रीय उपांग एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि देश में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की संचार व्यवस्था, और ये तत्व सभी देशों की संरचना के लिए अनिवार्य अंग होते हैं। यानी कि किसी भी राज्य के लिए एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनात्मक इकाई होने के नाते राज्य का भौगोलिक विस्तार, उसकी सीमाएं, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, उसकी देश की अर्थव्यवस्था और संचार व्यवस्था जो है ये अनिवार्य अंग होते हैं। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक तत्वों के बारे में। तो किसी भी प्रदेश या राज्य के राजनीतिक और भौगोलिक स्वरूप को समझने हेतु वहां के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनका स्थान सर्वोपरि होता है, और प्रत्येक प्राकृतिक तत्व जो होता है वो राज्य के विकास एवं उसकी शक्ति पर प्रभाव डालता है, उसको प्रभावित करता है। अगर हम देखें कि कौन कौन से तत्व जो है प्राकृतिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें शामिल है स्थिति, फिर विस्तार, आकार, आकार के बाद इसमें आता है जलवायु, जलवायु के बाद इसमें शामिल है धरातल, धरातल के बाद इसमें है सागर और महासागर। तो ये 6 तत्व जो हैं ये प्राकृतिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं और इनके बारे में हम एक एक करके अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति की। स्थिति जो है वो किसी भी राज्य को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है। स्थिति स्थिर होती है किंतु समय के साथ उसकी सापेक्षिक महत्ता या उसकी राजनीतिक महत्ता जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। तो भौगोलिक स्थिति जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में स्थिति, जिससे कि या ज्योतिषीय स्थिति भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। ठीक है, तो खगोलीय स्थिति क्या है, किसी स्थान की भूमंडलीय स्थिति का आभास देती है ये, और संपूर्ण विश्व जो है वो हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल से आवृत है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जाल को क्या कहा जाता है, ग्रिड। और ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक है, वास्तविक रेखाएं नहीं है। ठीक है, किसी भी स्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से जलवायु और समय निर्धारण में सहायता मिलती है, और जलवायु किसी भी देश के निवासियों के जो जीवन पद्धति होती है उसको प्रभावित करती है। ज्योतिषीय स्थिति जो है वो किसी राज्य की शक्ति और मानव की क्षमता को प्रभावित करती है। दुनिया के सभी विकसित और ज्ञान विज्ञान तथा आर्थिक समानता की दृष्टि से उन्नत देश जो हैं उनके वो मुख्य रूप से मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं, क्योंकि वहां की जलवायु जो होती है वो लोगों के रहने के लिए मतलब अनुकूल होती है, मॉडरेट जलवायु होती है वहां पर। ना अधिक ठंडे प्रदेश है वो, ना अधिक गर्म प्रदेश है। सभी पुरानी संस्कृतियां जो हैं उनका उदय मुख्य रूप से उपोष्ण और गर्म अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में हुआ, क्योंकि तत्कालीन संस्कृति या प्राकृतिक शक्तियों से परस्पर सामंजस्य पर निर्भर करती थी। उस समय की जो संस्कृति थी वो प्राकृतिक शक्तियों के साथ सामंजस्य के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करती थी।
उत्तरी क्षेत्रों के मनुष्य जो हैं उनकी शारीरिक शक्ति में संपन्न एवं दक्षिणी क्षेत्रों के मनुष्य तकनीकी ज्ञान में निपुण तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों के मनुष्य राजनीति में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा बुदिन का कहना है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास के जो लोग हैं उनकी शारीरिक शक्ति जो है वो उस दृष्टि से वो अधिक संपन्न होते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं वो तकनीकी ज्ञान में निपुण है, और मध्यवर्ती क्षेत्रों के जो निवासी यानी मध्य अक्षांशों में रहने वाले जो लोग हैं वो राजनीति में श्रेष्ठ होते हैं। उष्ण जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। उष्ण जलवायु से तात्पर्य है भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो भाग है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, और 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो भाग है वो ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है या शीत कटिबंध कहलाता है, ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, तो वहां की जो जलवायु होती है वो मानव के विकास और क्षमता के लिए अनुपयुक्त होती है, जबकि मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण जलवायु जो है जो कि 23.5 से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 23.5 से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच मिलती है, वहां की जो जलवायु होती है वो मानव के विकास और उसकी क्षमता के लिए सर्वोत्तम होती है। यह स्थिति जो है किसी भी देश की या राज्य की जो उसकी एस्ट्रोनॉमिकल स्थिति जो है वो जलवायु को नियंत्रित करती है, और जलवायु जो है वो अन्य आर्थिक और मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरी आती है स्थिति सामुद्रिक और स्थलीय स्थिति। ठीक है, मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ अ कंट्री। तो सागर और स्थल से संबंधित स्थिति जो है वो किसी भी राज्य के आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित करती है। ठीक है, सामुद्रिक शक्ति जो होती है उसके दो स्वरूप होते हैं सामुद्रिक सीमा के। पहली है सागरीय स्थिति। सागरीय स्थिति से तात्पर्य है कि जिन देशों के साथ एक सागर या महासागर से संबंधित होते हैं, मतलब जो देश एक सागर या महासागर से जिनकी सीमा लगती है वह एक सागरीय स्थिति वाले राज्य कहलाते हैं, जैसे कि ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में, बेल्जियम, नीदरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, युगोस्लाविया ये सारे यूरोप में, फिर थाईलैंड, म्यांमार, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एशिया में। ये सभी देश जो हैं वो एक सागरीय स्थिति वाले हैं। दूसरी सागरीय स्थिति होती है द्विसागरीय स्थिति, यानी कि प्रायद्वीपीय स्थिति वाले देश जो कि इटली, स्पेन, ग्रीस, भारत, ये दो सागर या महासागरों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। ठीक है, चिली, मिस्र, मोरक्को, नॉर्वे, दक्षिणी अफ्रीका में ये एक राज्य के पृथक पृथक स्थित होने के कारण स्थित हैं। बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान भी इस प्रकार का था। ठीक है, तो ये जो है ये देश द्विसागरीय स्थिति वाले हैं, जो कि जिनकी स्थिति दो सागरों से जिनकी सीमा मिलती है या दो सागरों के मिलन स्थल पर ये स्थित है। फिर है नेक्स्ट तीन सागरीय स्थिति वाले देश। तीन और सागरों से घिरे हुए देश जो हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसमें यूएसए, कनाडा, फ्रांस, टर्की मुख्य रूप से शामिल है। चौथा वर्ग है बहुसागरीय और द्वीपीय स्थिति। इसमें पूर्व सोवियत संघ जो है वो बहुसागरीय स्थिति वाला देश था, किंतु इस देश का विस्तार अत्यधिक होने के कारण इसके ऊपर जो सागरीय प्रभाव था वो कम था, और महाद्वीपीय प्रभाव जो है वो अधिक दृष्टिगोचर होता था। फिर ऑस्ट्रेलिया है, इसमें चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, किंतु यह द्वीप की जगह महाद्वीप है, और यहाँ क्योंकि यहाँ सामुद्रिक प्रभाव जो है वो सीमित है। फिर नेक्स्ट इसमें ग्रेट ब्रिटेन और जापान, ये द्वीपीय स्थिति वाले देश हैं जिनमें सागरीय प्रभाव जो है वो अधिकतम है। ठीक है, ये तो बात हुई सागरीय स्थिति की। अब नेक्स्ट आता है इसमें महाद्वीपीय स्थिति वाले देश जो हैं। ऐसी स्थिति जिसका सागरीय तट से कोई संबंध नहीं होता है महाद्वीपीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, इसे स्थल आवृत स्थिति यानी कि लैंड लॉक्ड लोकेशन और आंतरिक स्थिति यानी कि इंटीरियर लोकेशन भी कहा जाता है।
तो प्राचीन काल में महाद्वीपीय स्थिति जो है उसका अधिक महत्व था। ठीक है, जैसे जो मैकेंडर का हार्टलैंड थ्योरी है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें क्या है कि जो हृदय क्षेत्र है उसका सामुद्रिक शक्ति से कोई संपर्क नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए वो अधिक महत्वपूर्ण स्थिति थी उस की। ठीक है, तो प्राचीन काल में महाद्वीपीय स्थिति का अधिक महत्व था क्योंकि वहां तक शत्रु जो है उसका पहुंच पाना बहुत कठिन था या नामुमकिन था। इसी समय पे जैसे मैकेंडर ने हृदय क्षेत्र संकल्पना का प्रतिपादन किया और इसका प्रमुख आधार आंतरिक राज्यों को उपलब्ध गहराई की सुरक्षा यानी कि डिफेंस इन डेप्थ का विचार था। लेकिन वर्तमान युग में क्या है कि वायु परिवहन और दूर से मार करने वाले अस्त्रों के विकास से इस परिकल्पना का आधार समाप्त प्राय हो गया है। स्थल आवृत राज्य वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जैसे कि समुद्र से संपर्क के अभाव में ये जो राज्य होते हैं जिनकी महाद्वीपीय स्थिति है, इनका व्यापार कुंठित हो जाता है। जैसे बोलीविया, पैराग्वे, स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देश जो है ये मतलब स्थल आवृत राज्य हैं, महाद्वीपीय स्थिति वाले हैं, तो इनका व्यापार जो है वो मतलब सामुद्रिक मार्गों से इनका सीधा संपर्क ना होने के कारण व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और ये अपने व्यापार के लिए जो इनके पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा समुद्रों से लगती है उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तीसरी स्थिति आती है समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति, जिसे कि सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव लोकेशन भी कहा जाता है। इसमें राज्य के समीप जो देश स्थित होते हैं उनकी संख्या, उनके प्रकार का वर्णन किया जाता है, अर्थात पड़ोसी देश शक्तिशाली है अथवा कमजोर, या अधिक जनसंख्या वाला है या कम जनसंख्या वाला, विकसित देश है या अविकसित देश है, ये आदि तथ्यों के ऊपर इसके अंतर्गत विचार किया जाता है। और समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति से किसी भी राज्य की सापेक्षिक स्थिति का ज्ञान जो है वो होता है। सापेक्षिक स्थिति के अंतर्गत केंद्रीय स्थिति, सीमांत स्थिति, श्रेणीबद्ध स्थिति, विच्छिन्न स्थिति व्यापारिक मार्गों के संदर्भ में तथा विकास के स्तर के आधार पर विवेचन किया जाता है। और यदि समीप के राज्यों से संबंध मित्रतापूर्ण होते हैं तो आपसी सहयोग और विकास होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध है, वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। लेकिन यदि समीपी राज्यों के संबंध जो हैं वो शत्रुतापूर्ण हैं तो वो सदैव एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने का उनका भय रहता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना। ठीक है, तो किसी भी देश के पड़ोसी राज्य के साथ उसका संबंध किस प्रकार का है, मैत्रीपूर्ण है या शत्रुतापूर्ण है, उसका प्रभाव उस राज्य विशेष के विकास पर, उसकी प्रगति के ऊपर पड़ता है। ठीक है, किसी देश के पड़ोसी राज्य बड़े आकार वाले शक्ति संपन्न देश हैं अथवा छोटे आकार वाले अपेक्षाकृत कमजोर देश, इसका प्रभाव भी उस राज्य विशेष के विकास पर पड़ता है। तो पड़ोसी देश शक्ति संपन्न होने पर क्या होता है कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता निरंतर खतरे में रहती है। जैसे कि पोलैंड ने एक और रूसी साम्राज्य तो दूसरी ओर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य थे। ठीक है, दोनों की पोलैंड पर गिद्ध की दृष्टि रहती थी कि दोनों पोलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते थे और यही कारण था कि पोलैंड जो है वो अधिकतर पराधीन परतंत्र रहा है दूसरे देशों के अधीन। तो विश्व स्तरीय परिप्रेक्ष्य में स्थिति सापेक्षता केंद्रीय बनाम उपादेय स्थिति है। अब केंद्रीय स्थिति की अगर हम बात करें कि केंद्रीय स्थिति क्या है, तो केंद्रीय स्थिति से तात्पर्य है विश्व व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों और उसके चौराहों की समीप स्थिति, ये केंद्रीय स्थिति कहलाती है। आधुनिक युग में विश्व के जो अधिकांश उन्नत देश हैं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, और विश्व के कुल व्यापार का अधिकांश भाग जो है वो यूरोप और अमेरिका के बीच इसी रास्ते से होता है। और ग्रेट ब्रिटेन जो है उसकी उत्तरी अटलांटिक महासागर पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इस दृष्टि से मतलब बहुत ही भाग्यशाली देश है। उपनिवेशवादी युग से पहले क्या था, भूमध्य सागर जो है वो पुरानी दुनिया में सबसे केंद्रीय स्थिति वाला सागर था। ठीक है, तो सुएज नहर जब बनने के बाद जो यूरोपीय उपनिवेशवाद के लिए भूमध्य सागर से होकर के एशिया को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग उपनिवेशवादी प्रशासन के लिए जीवन रेखा बन गया था, क्योंकि जो यूरोपीय देश थे उनके उपनिवेश कहाँ थे, एशिया में थे।
अफ्रीका में थे, तो उन्हें पहले पूरे मतलब अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के दक्षिण से पूरा चक्कर काट करके आना पड़ता था एशिया तक। लेकिन जब सुएज कैनाल बनी तो उन्हें वो भूमध्य सागर से होते हुए और सुएज कैनाल के थ्रू वो लाल सागर में प्रवेश करते थे और इस प्रकार से वो हिंद महासागर में इधर आ जाते थे। तो उनके लिए जो डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया था, इसीलिए भूमध्य सागर को से होकर जो एशिया को समुद्री मार्ग जोड़ता था उसको उपनिवेशवादी प्रशासन के लिए जीवन रेखा की संज्ञा दी गई। ठीक है, स्वेज और पनामा नहर के निर्माण से पूर्व यूरोप जो है, यूरोप से एशियाई देशों को जाने वाले समुद्री मार्ग अफ्रीका का पूरा चक्कर काट कर आते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और उस समय क्या था कि केप ऑफ गुड होप जो है उत्माशा अंतरीप है, उसका केंद्रीय महत्व था, उसकी केंद्रीय स्थिति थी। ठीक है, लेकिन सुएज कैनाल बनने से भूमध्य सागर की केंद्रीय स्थिति हो गई। तो पनामा नहर के निर्माण से पूर्व क्या था कि जो पूर्वी और पश्चिमी सागर तटीय उत्तरी अमेरिका का जो सागर तटीय भाग थे उनके बीच में समुद्री यातायात जो है वो पूरे दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट से होकर गुजरता था। ठीक है, तो उस समय क्या था, फॉकलैंड जो कि दक्षिणी अमेरिका के नीचे स्थित है आइलैंड, वहां पर उसका केंद्रीय महत्व था। तो मतलब केंद्रीय महत्व या केंद्रीय स्थिति जो है वो समय के साथ बदलती रही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वायु मार्गों का महत्व जो है वो तीव्र गति से बढ़ता गया। इसके साथ ही क्या हुआ, उत्तमाशा अंतरीप और फॉकलैंड का सामरिक और आर्थिक महत्व जो था वो समाप्त होता गया। तो अब पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के आपसी संबंधों की निर्णायक कड़ी जो है वो समुद्री आवागमन के स्थान पर वायु मार्गीय आवागमन हो गई। अतः आइसलैंड जो है वो वायु यातायात के युग में महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि पश्चिमी यूरोप से उत्तरी अमेरिका के नगरों को जोड़ने वाला जो महाद्वीपीय महावृत्तीय वायु मार्ग, ग्रेट सर्कल जो एयरवे था वो इसी द्वीप के पास से गुजरता था। अब वायु यातायात के युग में जो आर्कटिक सागर है जो कि बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच वायु मार्गों के लिए सामरिक दृष्टि से, सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वहां महावृत्तीय वायु मार्ग इस सागर के ऊपर से गुजरते हैं और इसी कारण आर्कटिक सागर को वायु मार्ग आवागमन की दृष्टि से आधुनिक भूमध्य सागर की संज्ञा दी जाने लगी। कि भूमध्य सागर का जो महत्व उपनिवेश वादी युग में था वही महत्व अब वायु मार्ग के युग में, वायु यान के युग में भूमध्य जो आर्कटिक सागर है उसका हो गया, इसलिए उसे आधुनिक भूमध्य सागर कहा जाने लगा। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम कल के लेक्चर में अपना आगे बढ़ाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।